25 जून 1975 से मार्च 21, 1977, 21 महीने की वह अवधि भारतीय इतिहास का काला अध्याय, जब पूरे देश को ही एक खुला जेल बना दिया गया था। जब बिना इजाज़त के न देश से कोई बाहर जा सकता था, न ही देश में आ सकता था। जब हमें हमारे ही देश के अंदर अपनी मर्जी से जीने के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। यहाँ तक कि प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जनता के सारे मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए गए थे। और तो और इन सब के खिलाफ न्यायालय जाने के हमारे मूलभूत अधिकार को भी हमसे छीन लिए गए थे। मतलब एक आम जेल से ही बदतर जेल बन गया था हमारा देश भारत। ये दौर था अचानक से लगाए गए आपातकाल का, जिसे आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय के नाम से जानते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपातकाल या स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज़ादी के महज 28 साल बाद 25-26 जून की रात भारतीय इतिहास की काली रात बनी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुने कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और सभी नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसका कारण 1971 में हुए लोकसभा का चुनाव था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनावी परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और हारे हुए राजनारायण सिंह को चुनाव में पुनः विजयी घोषित कर दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया है और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल अर्थात इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था, जब से मैंने आम आदमी और देश के महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज़ को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। इस निरंकुशता को शक्ति देने का आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती थी, जिसके तहत श्रीमती इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थीं। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आज़ाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। इस आपातकाल का असर ये हुआ कि इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाचार पत्रों को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया था, जिसके तहत प्रकाशन के पूर्व सभी समाचार और लेखों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था, अर्थात तत्कालीन मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया गया था।
आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थानों पर रखा गया था। सरकार ने मीसा अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह कदम उठाया। उस समय बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग जनता में इंदिरा सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी थी कि चारों ओर उन पर से सत्ता छोड़ने का दबाव था। लेकिन सरकार ने इस जनमानस के दबाव को दबाने के लिए तानाशाही का रास्ता चुना। 25 जून 1975 को दिल्ली में हुई विराट रैली में जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना के जवानों से आग्रह किया कि शासकों के असंवैधानिक आदेश न माने। तब जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान ही खराब हो गई थी। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। यह ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर को भी जेल में डाल दिया गया, जो इंदिरा कांग्रेस की कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना और जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर ही था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर देते थे। और तो और इसी आपातकाल के दौरान संविधान के मूलभूत सिद्धांत को भी बदलने की कोशिश की गई, जिसे आधिकारिक रूप से नाम दिया गया संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसकी सबसे विशेष बात यह थी कि यह संशोधन इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की उन शक्तियों को भी कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते थे। इस संविधान को कभी कभी लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण शब्द थे: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य, जिसमें 42वां संशोधन में बदलाव करके उनके स्थान पर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए और विधायिका को इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वो संविधान में बदलाव कर सके। दरअसल केशवानंद भारती बनाम सरकार के मामले सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इंदिरा सरकार को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। अनुच्छेद 368 में बदलाव करके सुनिश्चित किया गया कि विधायिका के द्वारा अनुमोदित बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सांसद और विधायकों के चुनाव को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। कुल मिलाकर 42वें संशोधन के तहत हमारे संविधान के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विधायिका को ही सर्वशक्तिमान बना दिया गया। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया।
संजय गांधी और उनकी तिगड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। 19 महीने में इंदिरा गांधी को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव करने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन यह अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया, जिसने सिखाया आज़ादी और उसकी अभिव्यक्ति की कीमत। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।